दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कंप्यूटर विषय को लेकर और मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा कंप्यूटर विषय के साथ, जहां हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ कंप्यूटर से संबंधित वो सभी प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं और हमारे एग्जाम में किस तरह से हमें उन्हें क्वेश्चनों को याद रखना है, समझना है और उन्हें सॉल्व करना है और उनके हमें आंसर देने हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर साथ में ही चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से और इस अंदाज से बताऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कोई एक्चुअली डिजिटल माध्यम से पढ़ रहा हूं। आपको यही फील होगा कि वाओ, मुझे लर्न हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ अब जब आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको मोर बेनिफिशियल है। आप मुझे वापस से रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मुझे इतना पूरा भरोसा भी है कि आप बड़े अच्छे से और बड़े गौर से इस बात को पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे भी। दोस्तों कंप्यूटर विषय आजकल वर्तमान में लगभग सभी एग्जामों में हमारे साथ आने लगा है। धीमे धीमे इसका ग्रोथ बढ़ रहा है और आज कंप्यूटर विषय ही है जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं। आज आप पढ़ पा रहे हैं तो उसके पीछे भी कारण इस कंप्यूटर का होना ही है। सॉरी। तो वाकई में ये कंप्यूटर क्या है और इसके बारे में हम करेंगे दोस्तों आपके साथ बड़े अच्छे से चर्चा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां हम चर्चा करेंगे कैसे, कंप्यूटर विषय के साथ। चलिए दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर मेरी विषय का नाम कंप्यूटर और इसे हिंदी में भी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये लिखिए, मैंने ये लिख दीजिए कंप्यूटर। अगर इसका मैं हिंदी रूपांतरण लिखूं तो दोस्तों इसे कहते हैं संगणक, और अगर मैं इसका संगणक का भावार्थ लिखूं तो इसका होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर, गणना करने वाला संगणक, इन सभी नामों से इस विषय को जाना जाता है। आपको यह भी बता दूं कि इस कंप्यूटर विषय के इस नामक केवल इन 3 शब्दों से भी हमारे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। दोस्तों ये सभी प्रकार के प्रश्न हमें कहां देखने को मिलते हैं, इस विषय के साथ देखने को मिल जाते हैं। यहां से बिल्कुल मैं इन सभी क्वेश्चनों के भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिएगा, जब हम इस विषय को पढ़ रहे होते हैं तो मैं आपके साथ केवल वो बातें करूंगा जो हमारे क्वेश्चनों को बनाती हैं और एग्जामिनर जिन्हें अप्रोच करता है। या मैं आपसे ये कहूं कि यहां मैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं या फिर एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। उन सभी को डिस्कस दोस्तों मैं एक रिदम के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में मैं आपके साथ क्या करूंगा, यहां पर चर्चा करूंगा। दूसरी बात, इतना भी आप निश्चिंत रहें, एक बार आप जब मेरे ये सारे लेक्चर आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको आभास हो जाएगा कि हमने वाकई में क्या पढ़ा है। बस अब बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों बात कर रहे थे कंप्यूटर विषय के बारे में। अब पहली बात तो हमारे मन में ये आया कि चलो ये समझ में आया कि हमारे कंप्यूटर का नाम है संगणक हिंदी में और इसे कहते हैं गणना करने वाला। लेकिन बात इस बात की आती है कि हमारे पास ये गणना करने वाला जो शब्द है और ये जो संगणक विषय है, इस विषय को अगर हम देखें तो मुझे ये बताइए, पहली बात, यह किस भाषा का शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है। मैं यहां लिख देता हूं डॉट 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 डॉट। यह किस भाषा का, देखिएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बना करके, यह ब्लैंक भाषा का शब्द है, तो मुझे बताइएगा किस भाषा का शब्द होगा। अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो ये है, ये किस भाषा का शब्द है। देखिएगा, देखिए दोस्तों, ऐसा कहते हैं कुछ लोग, कुछ विद्वानों ने बताया था पहले
कि हमारे पास जो ये कंप्यूटर शब्द है ये 3 भाषाओं में था। कितनी भाषाओं में? क्योंकि हमारे पास पहले एक भाषा थी जिसका नाम था क्या? ग्रीक। ठीक है दोस्तों, ग्रीक को दोस्तों क्या कहते हैं? आज अगर हम कहें मुख्य रूप से तो लैटिन। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि ग्रीक और लैटिन अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन राजस्थान की एनसीईआरटी बुक 9th क्लास की में हमें बताया गया कि कंप्यूटर जो शब्द है दोस्तों किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर जो शब्द है किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी क्यों? आज एक बात देखिएगा, वर्तमान में हमारी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसमें ये क्लियर बताया है कि कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन अन्य किताबों में हमें देखने को मिलता है कि ये लैटिन भाषा का भी शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये तीनों ही एग्जाम में आ गए तो हम किस पर राइट क्लिक करें? तो दोस्तों आपको वहां पर टिक करना होगा कौन सी भाषा पर? अंग्रेजी भाषा पर। क्योंकि आपके पास वहां पर रिट लगाने के लिए या ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हाई कोर्ट अप्रोच करने के लिए जो शब्द माना जाएगा दोस्तों वो अंग्रेजी माना जाएगा, क्योंकि राजस्थान की एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक में ये दिया हुआ है क्लियर, पहले ही पेज पर बताया हुआ है। लेकिन अगर अंग्रेजी शब्द आपके ऑप्शन में ना हो तो किस पे करेंगे? तो दोस्तों हम लैटिन भाषा को चूज करेंगे। हमारे पास लैटिन भाषा का शब्द माना जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हमारे पास ये किस भाषा का शब्द है माना। अब एक बात आप ये भी समझना कि दोस्तों हमारे पास जो ये शब्द आया था कौन सा? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द आया कंप्यूटर, और ये हमने ये भी जाना कि कहां से आया था। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को हम लोगों ने माना कि ये शब्द हमारे पास जो आया वह कहां से आया, इस बात को भी हमने जान लिया कि ये हमारे पास में यहां से आ गया। क्या हुआ था? हम ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर के पिता किन्हें कहते हैं दोस्तों? आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज साहब को। चार्ल्स बेबेज साहब को क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर का पिता कहते हैं, पिता कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब बात ये तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर हम किन्हें कहते हैं फ्रेंड्स? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन बात पहलू ये है कि चार्ल्स बेबेज साहब को ही कंप्यूटर का पिता क्यों कहा गया? क्या वजह थे कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा गया? दोस्तों इस चार्ल्स बेबेज के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारे पास इस तरह का टॉपिक आएगा। लेकिन हमें ये जानना जरूरी था कि चार्ल्स बेबेज साहब ने, और जब चार्ल्स बेबेज साहब ने इसे ही शब्द नाम दिया, क्या नाम दिया दोस्तों? इसे जब कंप्यूटर नाम दिया गया, क्या नाम दिया फ्रेंड्स? इसे जब कंप्यूटर नाम दिया गया तो हुआ क्या यहाँ पर? क्योंकि उस समय दोस्तों ये किस भाषा में था? हमारा लैटिन भाषा में था, और वर्तमान में कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये इंग्लिश भाषा में भी था। तो इसलिए दोस्तों हम इन सबको बातों को मानते हैं। अब से पहले हुआ क्या कि पहले जो एग्जाम होते थे उन एग्जाम में जब भी इस क्वेश्चन को पूछा गया तो हमेशा लैटिन माना गया। लेकिन राजस्थान के एक बार एक एग्जाम हुआ पटवार का, तो दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन था, तो वहां पर माना गया इसे अंग्रेजी भाषा का शब्द, कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और वर्तमान में 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और साथ में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन तैयार हुआ कि कंप्यूटर के पिता किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा मुझे जान करके कि आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई कि वाकई में हम कंप्यूटर का पिता किन्हें कहते हैं और किन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। आगे हम देखें दोस्तों कि हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। अब गणना करने वाला अर्थ क्यों होता है ये बात भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, और ये भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कंप्यूटर शब्द ही क्यों चुना गया, कोई और शब्द नाम क्यों नहीं रखा गया, इसे कंप्यूटर ही क्यों कहा गया। इस बात की भी दोस्तों मैं आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ समय पश्चात। देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एग्जाम में कि कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। कंप्यूटर बनाने का
प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य था, इस बात को आप बड़े गौर से समझिएगा कि कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य केवल क्या था? यहां पर गणना करना। कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य केवल दोस्तों केवल क्या था? गणना करना था। हमारा ये नहीं था कि इस कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ और करें। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं था कि इस कंप्यूटर के माध्यम से हम वीडियो चेक गेम खेलें, या हम आज जिस तरह पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा कुछ करें, या फिर कंप्यूटर से मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करें, परमाणु परीक्षण करें, या हम हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ाएं। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा दोस्तों केवल एक ही उद्देश्य था कि गणित के जो कठिन प्रश्न थे जिन्हें सॉल्व करना मानव के लिए जल्दी से आसान नहीं था, और आसान भी था तो उसमें गलती होने की क्या थी? संभावनाएं थी। और उन गलतियों होने की संभावनाओं को ही खत्म करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया, और यही इसका प्राथमिक उद्देश्य था। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में कि कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ध्यान रखना कि कंप्यूटर बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? गणना करना। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है बच्चों कि कंप्यूटर बनाने का हमारे पास केवल एक ही उद्देश्य था, गणना करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात जरूर से समझ में आई होगी, और आप ये भी जान रहे होंगे कि हमने क्या पढ़ा है। और देखो दोस्तों, मैंने सभी वही बातें की हैं जो बिल्कुल हमें यहां से मिली हैं। अभी हमने कुछ भी शुरू नहीं किया है, जो केवल यहां से बनने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं, और हम आगे भी इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे ताकि हमारे मन में कोई डाउट ही ना रहे। और मैं आपको इसी प्रकार से क्वेश्चनों को बताते हुए जाऊंगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी साथ साथ ही क्लियर करता हुआ जाऊंगा कि क्या कारण है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर अगर एक विषय है तो डेफिनेटली वहां पर डिफरेंट चीजें भी हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए दोस्तों, हमने जाना इस बात को कि हमारे पास कंप्यूटर के क्या क्या कारण थे, क्या क्या चीजें थी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मुख्य रूप से कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वह कंप्यूटर वाकई में कंप्यूटर नाम ही क्यों रखा उसका। चलिए दोस्तों, एक बात कर ली जाए कि कंप्यूटर नाम ही क्यों रखा। आइए डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बात के लिए आपसे चर्चा करता हूं, और उस चर्चा को आप लोग अच्छे से समझें। चर्चा का विषय क्या है कि देखिएगा, हमारे पास जो मुख्य रूप से ये गणना शब्द जो आया था, ये कंप्यूटर शब्द जो आया था, ये कहां से आया, चर्चा करते। डियर फ्रेंड्स, करीब 500 साल पहले, कितने साल पहले फ्रेंड्स? 500 साल पहले, 500 years ago, ठीक है। पहले एक देश हुआ करता था, वर्तमान में भी है, इसका नाम क्या है? चीन। वैसे कहूं दोस्तों तो इस चीन की वजह से आज जो कोरोना फैला है पूरे संसार भर में, और इसकी वजह से जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ रही है, वो किसकी वजह है दोस्तों? आज ये चीन ही उसकी मुख्य वजह रहा है। तो हम लोग एक चीन था, और इस चीन नामक जो देश में, ये चीन आज भी है, इस चीन में दोस्तों एक व्यक्ति जन्मे। उन व्यक्ति का नाम था क्या? ट्रिम क्रेमर। क्या नाम था दोस्तों? यहाँ पर उनका नाम था ट्रिम क्रेमर। ये ट्रिम क्रेमर साहब गणित के विद्वान थे, ऐसा कहते हैं। ये मैथमेटिशियन थे, ये गणित के विद्वान थे। दोस्तों किसके विद्वान थे? ये गणित के विद्वान थे। अब हुआ ये कि जैसा आपको पता है कि पहले हमारे सामने क्या बात थी कि हमारे पास में दिक्कत ये थी कि हमारे पास कागज नहीं हुआ करता था लिखने के लिए। तो हमारे पास क्या होता था बच्चों? हमारे पास उस समय होता था या तो पत्थर, या हमारे पास कोई कपड़ा, या हमारे पास कोई कागज के पेड़ों के पत्ते सूखे, उन्हीं के ऊपर हम लिखते थे। क्योंकि आप जानते हैं वैसे तो कागज का आविष्कार भी चीन देश में ही हुआ है, लेकिन सच बात यह भी है कि हमारे पास जो चीन देश में इसका आविष्कार हुआ, लेकिन उस समय तो कागज नहीं बना था, क्योंकि कागज का आविष्कार तो दोस्तों अभी अभी रिसेंटली हुआ है, ज्यादा समय पहले कागज का आविष्कार तो नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि ट्रिम क्रेमर साहब को बार बार कुछ ना कुछ गणनाएं करनी होती थी, बार बार गिनतियां लिखनी होती थी। और आपको ये भी मैं बता दूं
कि हमारे पास जो दोस्तों गिनतियां थी वो 1 से लेकर के 9 तक थी। कहां तक थी बच्चों? 1 से लेकर के 9 तक। और वो भी इस तरह नहीं लिखी जाती थी बच्चों, इन्हें कहते हैं हम दशमलव अंक। इन्हें क्या कहते हैं हम? दशमलव अंक। जो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, यहां तो मैंने 1 से 9 लिखा है क्योंकि चीन में उस समय हमारे पास 0 का इन्वेंशन तो भारत में हुआ है, तो 0 बाद में आई, उस समय नहीं थी, तो दशमलव अंक कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास उस समय दशमलव अंकों में हम इनको नहीं लिखते थे, तो किस में लिखते थे हम दोस्तों? यहां पर लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इस प्रकार से गिनतियां लिखी जाती थी 1 2 3 4 5 6 7। और ये दोस्तों वाकई में इन्हें हम कहते हैं रोमन में काउंटिंग। रोमन काउंटिंग इन्हें कहते हैं। तो पहले बच्चों यही प्रकार से गिनतियां करी जाती थी। अब इन गिनतियों को करने के लिए दोस्तों जब भी आपको काउंटिंग करनी होती थी इनको, तो क्या होता था कि जब भी काउंटिंग करनी है इनकी, तो क्या होता, हमें बार बार कहीं ना कहीं इन्हें लिखना होता। और इनकी हमारे साथ समस्या थी कि इन्हें हम कैसे लिखें। अब इन ट्रिमर क्रेब साहब ने सोचा कि हमारे पास कुछ ऐसा यंत्र हो, कुछ ऐसी चीज हो हमारे साथ जिससे हमें इन गिनतियों को बार बार नहीं दोहराना पड़े और हमारे साथ इस समस्या का क्या हो जाए, निराकरण हो जाए, ताकि हमें बार बार इनको नहीं लिखना पड़े। अब हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, ट्रिम क्रेमर साहब ने सोचा कि हम कोई एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जिसके कारण इस समस्या का क्या हो जाए बच्चों, निराकरण हो जाए। इस समस्या का अगर निराकरण हो जाएगा तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी। तो ट्रिम क्रेमर साहब ने एक लकड़ी का बॉक्स लिया और इस लकड़ी के बॉक्स में बच्चों इन्होंने क्या किया, यहां पर पतले पतले तारों को फंसाया। कैसे तार बच्चों? पतले पतले तार इन्होंने इसमें लगा दिए। ठीक है, मतलब पतले पतले तार ये लगाते गए किसके अंदर, इसे के अंदर। और दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से इसमें 9 लगाए थे, 9 पतले पतले तार लगा दिए। और इन तारों के बीच में इन्होंने क्या किया बच्चों, यहां पर इन्होंने कुछ मोती लगा दिए। क्या लगा दिए बच्चों? यहां पर इन्होंने कुछ मोतियों को इसमें लगा दिया, मतलब कुछ मणिके इसमें पिरो दिए। और ये मणिके जब इन्होंने पिरोए थे तो दोस्तों ये इन्होंने क्या किया, इस यंत्र का निर्माण किया, इस यंत्र को बनाया। और दोस्तों इस यंत्र को बनाने के पीछे मैं आपको उद्देश्य बता चुका हूं कि इस यंत्र को बनाने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि मुझे बार बार किसी कागज पत्तों पर क्या नहीं करनी पड़े बच्चों, गिनती नहीं करनी पड़े। अब बार बार इस गिनती से मुझे बचना था, बार बार मिटाने से बचना था, क्योंकि मिटाने के लिए आज की तरह पेंसिल रबड़ तो होते नहीं थे। तो उस हालातों में, उन कंडीशनों में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि ऐसा कोई यंत्र हो। तो ट्रिम क्रेमर साहब ने इस यंत्र को बनाया। और दोस्तों इस यंत्र को जब ट्रिम क्रेमर साहब ने बनाया तो इस यंत्र का जो उन्होंने नाम रखा, तो वो क्या नाम रखा, इसका नाम उन्होंने रखा था अवेकस। क्या नाम रखा बच्चा इन्होंने? इसका नाम अवेकस रखा। वो इसे अवेकस के नाम से कहते थे। और इस अवेकस का जो वो पहली बार उपयोग करते थे बच्चों, वो करते थे किसके लिए? गिनती करने के लिए। गिनती करने के लिए वो केवल इसका उपयोग करते थे। वर्तमान में इस अबेकस यंत्र का उपयोग, वर्तमान में इस अबेकस यंत्र का जो उपयोग होता है बच्चों, वह किस लिए होता है आप जानते हैं? आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहां बच्चों को गिनती, जोड़, बाकी, ठीक है बच्चों, छोटे गुना, आजकल ये सब कुछ वहां पर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। किसके माध्यम से? इस अबेकस यंत्र के माध्यम से। लेकिन बच्चों उस समय केवल और केवल इस यंत्र से हम लोग क्या सीखते थे? केवल और केवल गिनती ही सीखते थे, ना कि ये जोड़, बाकी, गुना, भाग। ऐसी कोई कार्य प्रणाली पहले नहीं होती थी। यहाँ पहले केवल एक ही चीज थी, क्या? गिनतियों का होना। और कब? जब इस अबेकस यंत्र को बनाया हम। तो बच्चों एक बात हमारे मन में आई कि हमारे पास इस संसार में करीब 500 साल पहले केवल एक ही यंत्र आया, केवल एक ही यंत्र आया जिसने हमको क्या सिखाया बच्चों? यहाँ पर गणना करना सिखाया। ठीक है, वो कौन सा यंत्र था? केवल एक यंत्र था। इसका नाम क्या था बच्चों? केवल अबेकस नाम था।
क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? जी हाँ। अब क्या हुआ, अब हुआ यूं इस प्रकार से कि हमारे पास विश्व में जब इस बात की खोजबीन की गई कि क्या विश्व में कोई ऐसा यंत्र बना जिससे कभी पहली बार कुछ गणना वाला, गिनतियों वाला कार्य किया गया, तो बच्चों हमारे सामने जो नाम आया, आप इमेजिन करना कौन सा नाम आया था? अबेकस। इसीलिए दोस्तों यहां पर हम अबेकस को किस नाम से जानते हैं? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। बच्चों क्या कहते हैं इसे हम? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। तो विश्व का प्रथम गणना यंत्र बच्चों किसे कहते हैं? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। ध्यान रखना कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र बच्चों अबेकस को कहते हैं। किसे कहते हैं? अबेकस को। क्वेश्चन भी तैयार हुआ हमारे सामने। पहली बात, अब देखो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बना बच्चों हमारे पास में कि अबेकस किस देश का यंत्र है? तो बच्चों क्या आंसर आएगा? चीन। ठीक है, वैसे कहते हैं कि चीनी ही ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन पता नहीं है कैसे चल पड़ा। ठीक है, और चीनी यंत्र चल पड़ा ये तो खैर, बाकी चीनी चीज तो पता नहीं कि चाइना की चीज तो 4 दिन ही चलती है। ठीक है, और बच्चों इस यंत्र को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था हमारे सामने? ट्रिम क्रेमर। हमने इसको भी जाना। साथ ही बच्चों हमने ये भी जाना कि ट्रिम क्रेमर साहब ने गिनती करने के लिए किस यंत्र को बनाया? तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या होगा? अबेकस को बनाया। और बच्चों अबेकस को क्या कहते हैं वर्तमान में? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। अबेकस को क्या कहते हैं? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हमारे पास विश्व में प्रथम गणना यंत्र के रूप में किस यंत्र को जाना गया है, किस यंत्र से हमारा परिचय हुआ। और अब बात हमारे सामने निकल के आएगी कि वाकई में क्या था। तो मुझे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि विश्व का प्रथम गणना यंत्र हमारा कौन सा है। चलिए बच्चों आगे करते हैं बात। अभी हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने जाना कि हमारे पास विश्व में प्रथम गणना यंत्र के रूप में देखना जाने वाला कौन सा यंत्र आया बच्चों? अबेकस। मैंने अभी क्या लिखा बोला? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। क्या बोला बच्चों मैंने? विश्व का प्रथम गणना यंत्र। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास एक शब्द आ गया ना, कौन सा शब्द आया बच्चों? गणना शब्द। कौन शब्द आ गया हमारे पास? गणना। ये गणना शब्द हमारे पास आया तो इसे इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं? अब सुनना, आप जानते हो कि ऐसा तो है नहीं कि वाकई में पहले जो यंत्र था ये चीनी लैंग्वेज में था, और चीनी भाषा सर्व मान्य भाषा नहीं है, अर्थात स्टैंडर्ड भाषा नहीं है, मानक भाषा नहीं है। कैसे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि संपूर्ण संसार में केवल चीनी भाषा ही बोली जाती हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कैसा है दोस्तों? उस समय हमारे पास जो मानक भाषा हुआ करती थी वो ग्रीक की हुआ करती थी। किस देश की दोस्तों? ग्रीक देश की। और ग्रीक दोस्तों इसको बाकी में क्या कहते हैं? हम लैटिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे ही हम लैटिन के नाम से जानते हैं। और इस लैटिन भाषा में ही बच्चों क्या था यहाँ पर हमारे पास? क्या था यहाँ पर बच्चों? था इस गणना शब्द की इंग्लिश थी कंप्यूट। क्या थी दोस्तों? कंप्यूट शब्द था। अर्थात गणना शब्द को इंग्लिश में किस नाम से जानता थे? कंप्यूट शब्द में। और ये किस भाषा के शब्द थे? लैटिन भाषा के शब्द थे। वर्तमान में कुछ विदेशी कहते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द थे। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के शब्द थे। अब बच्चों आपको पता ही है, इतना तो आप जानते ही हैं कि ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं और वहां पर क्या है? कंप्यूट। चलो इतना हमारे मन में समझ में आया कि कंप्यूट शब्द हमारे पास किस भाषा का? ग्रीक, लैटिन या अंग्रेजी भाषा का। चलो इतना हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास शब्द क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर अब कंप्यूट नामक शब्द आ गया। कौन सा शब्द आ गया बच्चों हमारे पास? कंप्यूट नामक शब्द आ गया। और कंप्यूट किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये भी आपको समझ आ गया कि कंप्यूट हमें मुख्य रूप से कहां से मिला है?
मुख्य रूप से बच्चों मिला है हमें कहां से, ये हमें मिला है ग्रीक भाषा से, कंप्यूट। चलो इतनी बात समझ आई। अब कंप्यूट का शाब्दिक जो अर्थ है बच्चों वो क्या है, गणना। अभी मैं बात कर रहा था आपसे मानक भाषा में। वर्तमान में हम जानते हैं कि हमारे पास संपूर्ण विश्व में जो माने जाने वाली भाषा है बच्चों वो है कौन सी, हमारी अंग्रेजी। और किस देश की अंग्रेजी बच्चों, यूएस की। जो अमेरिका है उसकी जो अंग्रेजी है उसे हम विश्व की सर्वमान्य भाषा कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, सर्वमान्य भाषा। आज संपूर्ण विश्व में स्टैंडर्ड भाषा अंग्रेजी। जैसा कि आपने देखा होगा आपके मोबाइल में जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं और ऑटोमेटिक लिखा आप देखते हैं तो बच्चों वहां पे क्या लिखा होता है, यूएस कीबोर्ड लिखा होता है, यूनाइटेड स्टेट्स कीबोर्ड, अर्थात यूनाइटेड स्टेट का स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वहां पर अंग्रेजी शब्द। अब क्या हुआ बच्चों, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और इतना आपको पता है कि जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वह अंग्रेजी कैसी है उसे देखते हैं। आपको एक बात पता है, हम सब लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है, इवन 12th तक तो हम सब लोग अंग्रेजी पढ़ते आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी मैटर नहीं करता, लेकिन 12th तक हम सब लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी। और तो आपने एक नियम भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको याद आता हो तो मैं बता देता हूं कि अगर किसी शब्द के पीछे बच्चों हम क्या लगा दें, आर लगा दें या ईआर लगा दें, अगर किसी शब्द के पीछे आर या ईआर लगा दें तो वह करने वाला बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, करने वाला बन जाता है। तो हमारे पास इस कंप्यूटर शब्द में क्या जोड़ा गया बच्चों, आर जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, आर। कैसे देखिएगा, एक बच्चों शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, हैक। हैक का मतलब होता है बच्चों चोरी, ठीक है। जैसे ही इसमें हमने एक शब्द जोड़ा ई आर तो क्या बन गया बच्चों, ये हैकर। क्या बन गया बच्चों, ये हैकर बन गया। साथ ही मैं आपसे कहूं यहां पर और भी आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि यूज मीन्स उपयोग, और यूज में जैसे ही हमने ई आर जोड़ा क्या बन गया बच्चों, यूजर। हमने यहां पर दोस्तों क्या बच्चों क्या जोड़ा, हमने यहां पर आर जोड़ा था, क्या जोड़ा है, आर, ठीक है। तो यूजर बन गया। अब यूजर बन गया अर्थात उपयोग करने वाला। ठीक उसी प्रकार बच्चों जैसे ही हमने इसमें आर जोड़ा तो बच्चों हमारे सामने शब्द क्या निकल करके आ गया, गणना करने वाला। क्या शब्द आ गया बच्चों, गणना। जिस प्रकार हमने क्या जोड़ा, इसमें आर जोड़ा तो हमारे पास शब्द आ गया क्या, गणना करने वाला। गणना करने वाला, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि गणना करने वाला क्या जोड़ दिया हमने बच्चों, यहां पर शब्द जोड़ दिया, कंप्यूटर, गणना करने वाला, गणना यंत्र। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाकई में हमारे पास कंप्यूटर नामक शब्द कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। अब आपके मन में कोई संदेह नहीं होगा इस बात को लेकर के कि कंप्यूटर शब्द हमारे सामने कहां से आया। चलिए इतना तो क्लियर किया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये भी साथ में समझ में आया हमने यहाँ पर बनने वाले कई सारे क्वेश्चनों को अब तक समझा और जाना। और ये भी आपको पता होगा कि साथ ही ये सभी प्रश्न जो हमने जाने वो सभी के सभी किसी ना किसी पेपर में भी हैं, उसी प्रकार से बच्चों आगे भी पढ़ेंगे। चलिए इतना हमारी समझ में आया कंप्यूटर शब्द नामक शब्द कहां से आया, किस देश का था, किस भाषा से निकला। आइए बच्चों आगे शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए हमने जाना कंप्यूटर शब्द के बारे में। अब बात आती है इस बात की कि वाकई में क्या कंप्यूटर यहीं से शुरू होता है या कहीं आगे से भी कुछ और। मुख्य रूप से तो कंप्यूटर यहीं से शुरू होता है, लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर विषय को समझने के लिए हमें पहले उसकी परिभाषा को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परिभाषा
किसी भी विषय की आत्मा कही जाती है। आत्मा का जो मूल स्वरूप छुपा होता है बच्चों, वो उसकी परिभाषा में ही छुपा होता है। जो कि उसकी डेफिनेशन है ना, उसी में उसका मूल स्वरूप छुपा हुआ होता है। किसमें? उसकी डेफिनेशन में। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं उसकी डेफिनेशन से। चलिए देखिएगा, मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब थोड़ा यहीं पर रुक जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शब्द आ गया। बच्चों आपने दो शब्द सुने होंगे, एक सुना होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक और एक सुना होगा आपने इलेक्ट्रिकल। क्या बच्चों ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, क्या ये दोनों के दोनों समान हैं या दोनों के दोनों अलग अलग हैं? इस बात का भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो शब्द पढ़ रहे हैं कौन से, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, क्या ये अलग अलग? क्या मैं कंप्यूटर को ये क्यों नहीं कह पाया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों कहा? अगर ये अलग अलग हैं तो इन दोनों में मुख्य रूप से असमानता क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ ना कुछ तो इनमें डिफरेंस रहा होगा और निश्चित ही इनमें डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, आइए बच्चों चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपने अपने घर में देखा होगा पंखा। पंखा जो है ये एक इलेक्ट्रिकल है। आपने देखा होगा कूलर। कूलर भी बच्चों कैसा है? इलेक्ट्रिकल है। लेकिन बच्चों आपने ये भी देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है, वर्तमान में टीवी होता है, टेलीविजन। आज वर्तमान में जो हमारे पास टेलीविजन है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है। कुछ तो इलेक्ट्रिकल आते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी आ रहे हैं, दोनों ही है। बच्चों आजकल हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वाली, वो भी है हमारे पास। वॉशिंग मशीन भी बच्चों क्या हमारे घर में है। अब बात ये आती है, क्या अंतर है सर इन सब में? हमें इतना झमेले में आप मत डालो। चलो मैं बिल्कुल आपको अब अंतर समझाता हूं, बिल्कुल आसान सी भाषा में। क्या अंतर है देखिएगा, हमारे पास दो प्रकार के करंट होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। एक करंट का फ्लो तो हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। साथ ही बच्चों एक करंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, कुछ बच्चों इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार के करंट पाए गए। ये वाला जो बच्चों करंट है इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, अर्थात एसी। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव से मतलब होता है जो लगातार बदलता रहे, एक समान ना रहे। और बच्चों इसे हम कहते हैं क्या? डीसी करंट। क्या कहते हैं इसे? हम डीसी करंट कहते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया? अल्टरनेटिव करंट, और एक कौन सा हो गया हमारे पास? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे पास विद्युत धाराएं होती हैं। अब क्या हुआ वो जानना कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, कौन से वाले बच्चों? इलेक्ट्रिकल। उन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बच्चों हम किनको रखते हैं? इस एसी को रखते हैं, इस अल्टरनेटिव करंट को। अर्थात आपने देखा होगा कि हमारे घर पर जो पंखा है, लाइट डिम हो गई तो भी चलता रहेगा, थोड़ी ज्यादा हो गई तो भी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो गई तो फूक जाएगा, अर्थात वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं, आपका जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है। मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो मोबाइल है वो भी क्या बच्चों? एक कंप्यूटर है। अब आप मुझे ये समझाओ
कि क्या आप अपने मोबाइल को बिना एडेप्टर के चार्ज पे लगा सकते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भला क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, हमारा जो मोबाइल है वह ब्लास्ट होके फूक जाएगा, वह ब्लास्ट हो जाएगा, फूक जाएगा। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, वाकई में ऐसा है। वह ब्लास्ट होकर क्या होगा बच्चों, फूक जाएगा। अच्छा चलिए, और वो एडाप्टर क्या काम कर रहा है बच्चों? वो एडाप्टर कर रहा है इस एसी करंट को किस में बदलने का कार्य, डीसी करंट में। ऐसा क्यों कर रहा है? डीसी करंट में क्या होता है देखिएगा, डीसी करंट में बच्चों एक निश्चित धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? निश्चित धारा प्रवाहित होती है। डीसी करंट में बच्चों हमेशा क्या होती है, एक निश्चित धारा प्रवाह होती है, निश्चित धारा प्रवाहित होती है, निश्चित धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है बच्चों, एक बार 0 एक बार 1, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1, नीचे वाला 0 1 0 1। वैसे तो हमारा कंप्यूटर भी बच्चों 1 0 1 0 में ही कार्य करता है, लेकिन ये डायरेक्ट करंट भी बच्चों 0 1 में कार्य करता है। अर्थात यहां पर जो 0 है, ये जो 0 है ना, ये बताता है किसको, बंद होने को। किसको बताता है? बंद होने को। और हमारा जो 1 है, हमारा जो बच्चों 1 है, ये 1 बताता है किसको, चालू होने को। चालू होने को बच्चों कौन सा बताता है? हमारा 1 बताता है। क्लियर? तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो बच्चों 1 है, वह किसको बताएगा, हमेशा हमेशा हमारे पास चालू होने को। और जो 0 है बच्चों, वह किसको बताएगा, हमेशा बंद होने को। ठीक है। अब क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट में जो वोल्टेज है उनका उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में वो हमेशा एक निश्चित धारा में प्रवाह होते हैं। और आपको पता है इस बात का कि हमारे पास जो हमारे एक्चुअली मोबाइल, कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक निश्चित धारा ही ले सकते हैं। मतलब है उतार चढ़ाव सहन नहीं कर सकते। आप उन्हें 14 वोल्ट में धारा दे रहे हैं, 10 वोल्ट में धारा दे रहे हैं, 15 में दे रहे हैं, 18 वोल्ट में दे रहे हैं, मतलब आपको एक निश्चित धारा फिक्स करनी ही होगी। अगर उनकी एक लिमिट है, अगर आप उससे ऊपर ज्यादा गए तो खराब हो जाएगा, तो भी काम बेकार हो जाएगा। मतलब एक निश्चित धारा आपको देनी होगी। और निश्चित धारा में जितने भी काम करते हैं दोस्तों, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अर्थात मैं कहूं कि डायरेक्ट करंट में जितने भी इक्विपमेंट कार्य करते हैं, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसलिए बच्चों हमारा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और अगर मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर आपके साथ चर्चा करूं, अब सर आप कहोगे आपने इतना क्यों समझाया, तो बच्चों समझाना बहुत जरूरी था, लेकिन अब मैं आपके सामने एक ही शब्द में इस बात को क्लियर करूं कि वाकई में क्या है। तो बच्चों तो हमारे पास एक बिल्कुल बहुत बड़ा रामबाण है, उस रामबाण से समझ लेते। क्या रामबाण है सर? देखिएगा, आपने देखा होगा कि हमारे पास घर में टीवी का जो रिमोट है, या मैं कहूं आपसे कि हमारे घर में जो हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उन सभी में बच्चों आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का इस प्रकार से एक प्लेट सी पाई जाती है, जहां पर कुछ इस प्रकार सी लाइन सी जा रही होती हैं, और इन लाइनों के बीच में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट से क्या हो रहा होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। और इन बच्चों इन सब के बारे में बीच में भी क्या लिखा होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के कुछ वाइट वाइट से बच्चों क्या होते हैं, पॉइंट भी बने होते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। तो बाकी बच्चों इसे हम कहते हैं क्या, सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम, सर्किट बोर्ड कहते हैं। बात समझ में आई? इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? हमारे इस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, हमारे पास जो भी एक बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, उसमें एक निश्चित धारा होती है, और बच्चों इन्हीं के मध्य में वो धारा होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है,
और एक निश्चित क्रम में बनाई जाती है। इसे बच्चों ऑटोकैड डिजाइन कहा। ऑटोकैड डिजाइन से बनता है, फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जिस भी इक्विपमेंट के अंदर जो भी आपका आइटम है, उस आइटम के अंदर बच्चों अगर आपको क्या मिल जाए, एक सर्किट बोर्ड मिल जाए, तो इतना समझ लेना कि वह कौन सा होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि क्या भरोसा है बच्चों, कि हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है, ये बात हमारी समझ में आ गई और हमने इसे ढंग से समझ भी लिया। तो बच्चों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर? अब क्या होता है देखिएगा, यह इनपुट के रूप में, किसमें बच्चों, इनपुट क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा जब इनपुट डिवाइस पढ़ाऊंगा, लेकिन वर्तमान की जानकारी दूंगा अभी। ठीक है, यह इनपुट के रूप में रॉ डेटा या मैं कहूं बच्चों अपरिष्कृत आंकड़े, क्या बच्चों, अपरिष्कृत आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े लेता है। क्या लेता है बच्चों? अब बात समझना, हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह इनपुट के रूप में क्या लेता है बच्चों, रॉ डेटा या अपरिष्कृत आंकड़े। अब रॉ डेटा या अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं सर, और इनपुट क्या होता है, देखिएगा दोनों की चर्चा करते हैं। इनपुट क्या होता है, वह चीज जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में अपने पास उपलब्ध जानकारी को प्रवेश करा रहे हैं ताकि उस पर कंप्यूटर अपना कार्य कर सके। या मैं कहूं कंप्यूटर में डेटा जिस भी माध्यम से डाला जाता है, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कीबोर्ड के माध्यम से आप क्या करते हो, डेटा डालते हो, स्कैनर के माध्यम से क्या करते हो, अपना फोटो या अपना साइन कंप्यूटर में इनपुट कराते हो, यही करते हो ना। अगर आप यही सब करते हो तो वो क्या हुआ बच्चों, आपका इनपुट करा रहे हो। और क्या इनपुट कराते हो मुख्य रूप से, तो आप देखना, तो बच्चों आप मुख्य रूप से जो इनपुट कराते हैं हम पहले, ये भाषा हमारी ये हमारी जो है स्कैनर तो बाद में बना, लेकिन ये जो परिभाषा है बच्चों पहले से चलती आ रही है और ये वही मान्य है। तो वाकई में हम क्या इनपुट कराते थे पहले बच्चों, हम कराते थे ए से लेकर के जेड तक के ABCD। ठीक है, हम कराते थे बच्चों 0 से लेकर के 9 तक के अंक। साथ ही बच्चों हम कराते थे यहां पर क्या, कुछ विशेष चिन्हों को हम बच्चों क्या कराते थे, इसमें एंटर कराते थे। ठीक है, कुछ विशेष चिन्हों को एक्सेट्रा, इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे विशेष चिन्ह हो सकते थे। इन सभी विशेष चिन्हों को बच्चों हम किसमें कराते हैं, इनपुट कंप्यूटर। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों इस प्रकार से कि आप मुझे बताइए क्या ए का अपने आप में कोई मतलब है, नहीं। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं क्या जेड का अपने आप में कोई मतलब है, ना। अगर मैं कहूं ओ का कोई मतलब है तो आप कहेंगे नहीं सर, ये सभी शब्द भिन्न भिन्न हैं। लेकिन बच्चों इसी प्रकार से अगर मैं आपसे यहां पर एक शब्द लिखता हूं, और देखिएगा आप बड़े समझना, मैंने लिखा यहां पर ए P O N O, ये सभी शब्द अलग अलग हैं। ए लिखा, P लिखा, O लिखा, N लिखा, O लिखा, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। अब कंप्यूटर को मैंने बोला, क्या इंस्ट्रक्शन थे मेरे कि मैं इस तरह काम कराना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये शब्द मैंने कंप्यूटर कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कराए, मतलब प्रविष्ट कराए, एंटर कराए, किसके माध्यम में, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि इन्हें आप यहां से बनने वाले कोई सार्थक शब्द बना के दो, एक कोई सार्थक शब्द। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ने बच्चों मुझे बना के दिया क्या, यहां कंप्यूटर भैया ने मुझे बना के दिया बच्चों अनूप।
क्या? अनूप। अनूप बना के दिया। अगर ये जब तक शब्द अलग अलग थे तब तक इनका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जैसे ही इन्हें एक सार्थक क्रम में रखा गया तो बच्चों एक शब्द बना अनूप। अब अनूप हो सकता है किसी ब्रांड का नाम हो सकता है अनूप किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है कुछ हो। वैसे बच्चों मेरा नाम है अनूप, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक शब्द बना अनूप। तो बात समझ में आई कि मेरे पास बच्चों रॉ डेटा क्या था, ये ए से लेकर के जेड तक। और आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द बने हैं, जितनी भी इंग्लिश लिखी गई है, वो कहां से कहां तक बच्चों? ए से जेड तक की मध्य। जहां तक भी गिनतियां लिखी गई हैं वो भी सभी ए से जेड तक के मध्य आई हैं। अब आप मुझे ये समझाइए कि ए से जेड तक जो हमने लिखा है, अर्थात वो क्या है? हमारे पास एक रॉ डेटा है। क्या है हमारे पास? एक रॉ डेटा है, अर्थात अपरिष्कृत आंकड़े हैं। अगर ये हमारे पास अपरिष्कृत आंकड़े हैं तो हमें इन्हें क्या किया? कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से क्या कराया? एंटर कराया। तो हमने वही लिखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह इनपुट के रूप में रॉ डेटा या अपरिष्कृत आंकड़े लेता है। इसी को हमने जाना। चलिए आगे क्या होता है? बाद में बच्चों क्या करता है कि कंप्यूटर इनके ऊपर क्या करता है? प्रोसेस करता है। देखिएगा, लेता है और इन पर प्रक्रिया, क्रिया को अगर मैं इंग्लिश में कहूं बच्चों तो क्या होगा यहां पर? प्रोसेस। क्या करता है? इस पर और इन पर प्रोसेस करता है। अर्थात हमने अभी देखा एक एग्जाम्पल के रूप में, जो शब्द हमने सार्थक क्रम में जमाया उसने क्या किया? प्रोसेस की और शब्द बनाया अनूप, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार प्रोसेस करता है, बाद में क्या मिलेगा? और प्रोसेस करता है और हमें एक अर्थपूर्ण सूचना देता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। हमारे पास शब्द आया कि हमें क्या देता है बच्चों? ये एक अर्थपूर्ण सूचना। हमारे पास अर्थपूर्ण सूचना क्या है? देखिएगा, हमने कहा क्या करता है बच्चों? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है? एक अर्थपूर्ण सूचना। अगर मैं कहूं इंग्लिश में तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। कौन? अर्थात मैं दूसरे शब्दों में कहूं कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो बच्चों हमें मुख्य रूप से क्या देता है? ये एक आउटपुट देता है। मुख्य रूप से हमें क्या देता है? आउटपुट देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी बात थी किसकी? इस कंप्यूटर की संपूर्ण परिभाषा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह इनपुट के रूप में बच्चों क्या एक्सेप्ट करता है? रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है, और उन पर क्या करता है? ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है? एक अर्थपूर्ण सूचना, और इसी अर्थपूर्ण सूचना को हम क्या नाम देते हैं? आउटपुट का नाम देते हैं। यही हमारे पास वाकई में मेजर रिजल्ट होता है। तो यहां पर हमारे सामने एक बात हमें अच्छे समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मुख्य रूप से क्या समझा? वाकई में हमने समझा इस परिभाषा के अंदर हमारे कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस को। कैसे? देखिएगा, हमने बच्चों क्या किया? सबसे पहले किसी चीज को क्या कराया? इनपुट कराया। इनपुट कराने के बाद बच्चों हमने क्या किया? यहां पर देखा, हमने इस इनपुट में देखा तो इसने इस पर क्या की थी बच्चे? मुख्य रूप से इसने की थी प्रोसेस। क्या की थी इसने? प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद बच्चों हमें क्या दिया था? इसने हमें मुख्य रूप से हमें दिया आउटपुट। तो वाकई में आज वर्तमान में जो हमारा कंप्यूटर है वो यही काम करता है कि नहीं करता है? बताओ आप ही सोचिएगा। हम क्या कराते हैं? किसी भी चीज को इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर क्या करता है? उसके ऊपर
प्रोसेस करता है और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। और एक बात ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली क्या है? तो बच्चों मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर एक डायग्राम बना रखा है, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। रियल में तो हम कहें एक छोटे से कॉन्सेप्ट में यही हमारी क्या है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। नॉट ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं ये पढ़ रहे हैं हम पूरा, हम पढ़ रहे हैं केवल एक जनरल रूप में कार्य प्रणाली। इनपुट कराएंगे, प्रोसेस होगी और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। चलिए बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया, लेकिन एक बात आप बेहतर तरीके से समझिएगा और जानिएगा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ अन्य विशेष बातें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।